हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। 0 + 0 आयोटा इज डैश फॉर कम्प्लेक्स नंबर z। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर z है तो अगर हम इसमें किसी भी नंबर यानी कि अगर हम इसमें 0 को ऐड करते हैं जैसा कि हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सेम नंबर को रिपीट कर रहा है। और जब भी हमारे पास कोई सेम नंबर रिपीट होता है तो वहाँ पे 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। z अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें हम क्या ऐड करें कि ये हमारे पास यहाँ पे आंसर में 0 दे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे z में हम क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे -z को अगर ऐड करेंगे तब रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा 0। तो यहाँ पे -z जो है वो एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हमारे पास z कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें बोला गया है, मल्टीप्लिकेटिव की बात की गई है, तो z को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये सेम नंबर को यहाँ पे रिपीट करे। तो अगर हम z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर z कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे हम z को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में हमारे पास 1 आए। तो z को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/z के साथ, ताकि हमारे पास रिजल्ट क्या आए 1। तो यहाँ पे 1/z जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास 0 + 0 आयोटा जो है वो z के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन से रिलेटेड। हमारे पास रिलेशन गिवन है r = 1 1 2 2 3 3 1 2 2, 3 एंड 1, 3 और कौन से सेट पे गिवन है 1, 2, 3। ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सारी की सारी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं और ट्रांजिटिव कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बोला गया है कि अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट a है तो यहाँ पे इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन है कि इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो भी a होना चाहिए और साथ साथ में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सेट a गिवन है तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो यहाँ पे कंडीशन है ऑर्डर्ड पेयर में कि जैसे अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड में यहाँ पे 1 का होना ज़रूरी है। जैसे 2 है तो अगर यहाँ पे 2 है तो सेकंड एलिमेंट भी यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर 3 है तो दूसरा एलिमेंट भी यहाँ पे 3 होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में गिवन है और सारे के सारे किसके साथ बिलोंग कर रहे होने चाहिए, रिलेशन के साथ, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन गिवन है अगर हम इसमें चेक करें तो फर्स्ट में हमारे पास 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी सिंगल प्रॉपर्टी की बात नहीं करी गई है, हमें साथ में और भी चेक करनी पड़ेंगी। तो सेकंड चेक करते हैं हमारे पास, तो इट मीन्स दैट कि फर्स्ट रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए कि सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा है। तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट a है, सेकंड एलिमेंट b है और ये रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन है कि यहाँ पर हमारे पास ba यानी कि फर्स्ट एलिमेंट b सेकंड a रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो इट मीन्स दैट यहाँ से हम रिलेशन बनाएंगे तो अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकंड यहाँ पे 2 है और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे 1, 2 है, तो इसको यहाँ पे सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 का होना है। यानी कि अगर ये सिमेट्रिक कब होगा, अगर 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 3 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 2 का होना
ज़रूरी है, और अगर यहाँ पे 1 3 का रिलेशन है तो 3 1 का होना भी ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है, बट इनका अपोजिट यानी कि 1 2 तो है लेकिन 2 1 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 3 2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और 3 1 भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स दैट ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में कहीं पे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हमें तीसरा यहाँ पे ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर a, b है, ये रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर b, c कोई रिलेशन है, तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन है कि यहाँ पर अगर a b के साथ ऑर्डर पेयर है, b c के साथ है, तो तीसरा पेयर यहाँ पे a और c का होना ज़रूरी है। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे 1, 2 रिलेशन में है, 2, 3 भी रिलेशन में है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव कब होगा, जब यहाँ पे 1, 3 जो है वो रिलेशन के साथ होगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास 1, 2 है, जैसा कि हमने देखा 2, 3 भी है और लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे 1, 3 भी है। तो इट मीन्स दैट ये गिवन रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाती है कि गिवन रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड। हमारे पास फंक्शन गिवन है कि इफ f of x equal to x square plus 2 then the रेंज ऑफ f of x is, हमारे पास फंक्शन की रेंज क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डोमेन गिवन है कि जो x है वो रियल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे x में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई जीरो भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले x की जगह पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करके देखें तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये किसी भी नेगेटिव वैल्यू को भी क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेगी तो रिजल्ट में हमें क्या देगी, पॉजिटिव ही देगी। तो यहाँ से ये बात साफ क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो जैसे कि ऑप्शन बी और डी में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी और डी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव वैल्यू की, तो अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेगी तो अगेन वहाँ पे पॉजिटिव ही देंगे, बट हम यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x की मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0। तो अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2। यानी कि ये फंक्शन हमारे पास मिनिमम वैल्यू 2 तो देगा ही देगा, बाकी हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे पॉजिटिव तो क्या करती जाएगी, आगे इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाती है, क्लोज्ड इंटरवल 2, इन्फिनिटी, क्योंकि क्लोज्ड में 2 क्या करता है, 2 काउंटेबल है। ओपन इंटरवल में बात करें तो ओपन इंटरवल में 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे पास NCR फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला रहता है। बट यहाँ पे हमारे पास n की जगह पे 2n गिवन है, तो यहाँ पे हम 2n को कैसे खोलेंगे, 2n को भी अकॉर्डिंग टू n फैक्टोरियल खोलेंगे। यहाँ पर n फैक्टोरियल कैसे खुलता है हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन हम यहाँ पे 2n को ओपन करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे रेशो में है, तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 3 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे रेशो में टर्म गिवन है, देन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू
n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 9:1। 2n फैक्टोरियल को खोलेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये आ जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशो। यहाँ पे हम n फैक्टोरियल को भी हमारे पास यहाँ पे ये रेशो में है, रेशो में है n फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल होल इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9:1 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें रेशो में है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, यहाँ पे 2n माइनस 3 के साथ 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 3 के साथ n माइनस 3 कट हो जाएगा, और यहाँ पे n के साथ n कट हो जाएगा क्योंकि ये रेशो में है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 इंटू 2n माइनस 1, यहाँ पर 2n माइनस 2 रेशो में है, रेशो को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे बचा n माइनस 1, यहाँ पे बचा n माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर है, 9:1 के बराबर है। सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे हमारे पास 2n माइनस 2 है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 2n माइनस 1, यहाँ से 2 को बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 9:1। तो यहाँ से हमारे पास n माइनस 1 के साथ n माइनस 1 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बचा 2n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 2 इधर हो जाएगा शिफ्ट, तो ये बन जाएगा n माइनस 2, तो ये आ गया यहाँ पे 4 2 ज़ा 8n माइनस 4 इक्वल टू 9n माइनस 18। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा n, और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 18, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। तो यहाँ पे पूछा गया है देन n इज, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। किसी भी सीरीज को कौन 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट वन परसेंटाइल, तो हमारे पास जो परसेंटाइल है वही किसी भी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कॉइन का क्वेश्चन है। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है किसी भी इवेंट की, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज, कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉइन को 4 बार उछाला जा रहा है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी आ जाएंगी, एक कॉइन को 4 बार उछाला जा रहा है तो टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएंगी यहाँ पे 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16, यानी कि हमारे पास 16 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हमारे पास इवेंट क्या चाहिए, एट लीस्ट 1 हेड। तो अगर हम टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करें तो कौन कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आ जाती है हेड 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 हेड, नेक्स्ट हेड 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 टेल। इस तरह से जब हम कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसी भी आएगी जब हमारे पास क्या होगा, चारों के चारों ऑप्शन में क्या आएगा, टी आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें चाहिए एट लीस्ट 1 हेड। तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसी आ रही है जिसमें हेड इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की संभावना कितनी होती है, 1। तो अगर हम यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि टी एच ना होने की संभावना, तो हमारे पास यहाँ पे एच ना होने की संभावना कितनी आ जाएगी, 1 माइनस टी होने की संभावना कितनी है, 1/16। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15/16। तो यहाँ पे एटलीस्ट
वन हेड आने की संभावना कितनी है हमारे पास 15/16, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक केस इंक्लूड हो रहा है टी का, जो हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द बिलो कंडीशन इज इनकरेक्ट फॉर द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो अगर हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए की बात करें तो इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो डिटर्मिनेंट ए है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास जब भी डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इस कंडीशन वाले मैट्रिक्स को कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भी डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा इट इज़ नोन एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और व्हेन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 तो इट इज़ नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे जो है सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे द मैट्रिक्स ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये हमारे पास बिल्कुल राइट है, हमें निकालनी है इनकरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा है एडजॉइंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ही 0 हो जाएगा तो हमारे पास इन्वर्स भी 0 हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे ए मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी हमने बात करी कि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, ए मस्ट बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये राइट ऑप्शन है कि ए मस्ट बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए सिंगुलर नहीं होना चाहिए अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे अर्थमेटिक से रिलेटेड, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन ऑप्शन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी, ऑप्शन बी 2b इक्वल टू ए प्लस सी, बी स्क्वायर ए प्लस सी, और डी है 2b स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जब भी बात की जाती है तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है कि किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 नंबर हैं a, b, c। तो ये तीनों के तीनों नंबर अर्थमेटिक में कब होंगे, जब इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा, यानी कि b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c माइनस बी। अगर ये यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तभी ये अर्थमेटिक में होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस भी इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b इक्वल टू सी प्लस ए। तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है, तो ये है यहाँ पे ऑप्शन बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे लाइन से रिलेटेड, इफ द टू लाइन्स 3x plus 4y equal to 8 and lx plus my equal to n are perpendicular then which of the following is true। हमारे पास कोई दो लाइंस है और आपस में वो परपेंडिकुलर है। तो जब भी किन्हीं दो परपेंडिकुलर लाइंस की बात की जाती है तो हमारे पास कंडीशन होती है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी इक्वल टू -1। कि अगर हमारे पास दो लाइंस है और एक का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -1। तो अगर हम फर्स्ट लाइन के स्लोप की बात करें तो इन जनरल हमारे पास किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर हम फर्स्ट वन का स्लोप देखें यहाँ पे m1, तो ये क्या आ जाएगा, -x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -3 अपॉन y का कोफिशिएंट 4। सेकेंड लाइन के स्लोप की बात करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे -l अपॉन m। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये -3/4 इंटू -l अपॉन m शुड बी इक्वल टू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया 3l अपॉन 4m इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई है 3l इक्वल टू -4m, ये बन जाएगा यहाँ पे 3l प्लस 4m इक्वल टू 0।
तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बन के आई है। तो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? फर्स्ट वन है 3m + 4l, 3m - 4l, 3n - 4m। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, 8, 7 ऑन XY XZ प्लेन। किसकी बात की जा रही है? XZ प्लेन की। तो अगर हम बात करें कि XZ प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास y = 0। अगर हम XY प्लेन की बात करें तो इसके लिए इक्वेशन होती है z = 0, और अगर YZ प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन होती है x = 0। यानी कि इन प्लेन में जब XZ प्लेन की बात की जाएगी तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। जब XY प्लेन की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास z 0 रहेगा, और अगर YZ प्लेन की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास x 0 रहेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन में XZ प्लेन की, यानी कि इस प्लेन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0। तो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन आराम से हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन बी में हमारे पास यहाँ पे क्या है? y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। 1 अप्रैल से APC एकेडमी में न्यू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।